तो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब क्या होता है कि जब पॉलिनेशन हो रही है तो पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं है कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट जो है वो भी कैरी आउट होंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। कभी कभी क्या होता है कि स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जो है या तो कभी कभी रॉन्ग टाइप की भी गिर जाती है, कभी कभी राइट टाइप की भी गिर जाती है। तो वो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से अगर पॉलन ग्रेन सही टाइप की गिरी है तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट होंगे, अदरवाइज पॉलिनेशन नहीं, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन या पॉलन जर्मिनेशन ये वाले इवेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो एक पिस्टल की कैपेबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की कि जो पॉलन गिरा है वो सेम प्लांट का है या फिर कंपेटेबल है या नहीं है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो अगर पॉलन सेल्फ इनकम्पैटिबल होगी तो वो जर्मिनेशन तो शो करेगी नहीं, इसकी वजह से फिर फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट जो हैं वो भी कैरी आउट नहीं हो पाएंगे। तो जब पॉलन ग्रेन सही टाइप की होती है तब पॉलन जर्मिनेशन भी होगा और उसके बाद पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा एंड देन फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो टेक प्लेस। बट अगर पॉलन ग्रेन सही टाइप का नहीं होगा या सही स्पीशी का नहीं होगा, दूसरे प्लांट का होगा, तब पॉलन जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। इवन फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो नॉट टेक प्लेस क्योंकि पॉलन जर्मिनेशन हुआ नहीं तो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं होगा। So this is what pollen pistil interaction. What is pollen pistil interaction? The complete process or the complete sequences of events from recognizing a pollen grain, whether it is of the right type or wrong type, till the pollen grain enters the pollen tube enters the ovule, उसको बोलेंगे हम pollen pistil interaction। और ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, मतलब कंटिन्यूसली चलता रहता है क्योंकि सीरीज ऑफ इवेंट चल रहे हैं यहाँ पे। पहले पॉलन ग्रेन गिरा स्टिग्मा पे, उसके बाद पिस्टल ने उसको रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेट कराने तक उसको वो ओव्यूल तक एंटर भी करवाना है। तो ये कंटिन्यूसली डायनेमिक प्रोसेस होता है और इट इज अ कंटिन्यूस केमिकल डायलॉग बिटवीन द पॉलन एंड द पिस्टल। तो ये हमारी एनसीईआरटी में लाइन है कि दिस इज अ डायनेमिक प्रोसेस एंड कंटिन्यूस केमिकल डायलॉग between which between what between pistil and stigma। ठीक है, अगर सही टाइप की पॉलन ग्रेन गई होगी तो फिर पॉलन का एक्सेप्टेंस हो जाएगा और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स भी होंगे, अदरवाइज पॉलिनेशन नहीं होगा। आफ्टर एक्सेप्टेंस pollen germination can take place। pollen germination होगा, pollen ट्यूब ग्रो करेगा इनसाइड द ओव्यूल। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि व्हाट आर द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। तो आप बता दीजिएगा क्या क्या होते हैं। पहले आप ये वाला पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बता दीजिएगा कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट होगा कब। या तो मतलब पॉलन ग्रेन का जब पिस्टल के थ्रू एक्सेप्टेंस हो जाएगा तब जाके मेरे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कैरी आउट होंगे, अदरवाइज अगर रिजेक्शन हो गया पिस्टल की तरफ से तो फिर पॉलिनेशन नहीं होगा। और ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होता किस वजह से है, क्योंकि पॉलन ग्रेन कुछ केमिकल सिक्रीट करता है जिसकी वजह से पिस्टल उसको रिकॉग्नाइज करके फिर उसके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को मैनेज करता है। ठीक है, अब पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट के बाद हुआ क्या, हमने देखा था पॉलन ग्रेन में जर्म पोर होता है। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन में जर्म पोर होता है तो वहां से क्या होता है, मेरा ट्यूब जो पॉलन ट्यूब है उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। कैसे होगा बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि जो पॉलन ग्रेन है या तो टू सेल स्टेज में शेड होगा या फिर थ्री सेल स्टेज में शेड होगा। अगर टू सेल स्टेज में शेड हो रहा है तो उसके पास है क्या गया, उसके पास एक तो जनरेटिव सेल है, दूसरा उसके पास वेजिटेटिव सेल है। अब देखिए, जब मैंने टू साइड स्टेज वाली बना दिया, ये टू साइड स्टेज किसमें होता है, 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिली, 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिली के अंदर टू साइड स्टेज पे पॉलन ग्रेन का शेड होना स्टार्ट हो जाता है। अब पॉलिनेशन सक्सेसफुली हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो मेरा जनरेटिव ये दोनों सेल है ना, ये दोनों आएंगे नीचे पॉलन ट्यूब के थ्रू जर्म पोर से। तो जर्म पोर है जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट था, वहां से मेरे दोनों सेल आएंगे और इसी बीच में पॉलन ट्यूब के अंदर ही जो मेरा जनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, विद इन द पॉलन ट्यूब
Generative cell divides to form two male gametes. सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं दो, वो आगे आगे होते हैं और उसके पीछे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है विच इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस। ये दोनों तो मेरे मेल गैमेट्स हो गए और ये वाला हो गया ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, दीज टू आर मेल गैमेट्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन के जितने भी कंटेंट होते हैं वो इस पॉलन ट्यूब के अंदर आते हैं और फिर जो ओव्यूल का माइक्रोपाइल वाला एरिया होता है, यहाँ पे क्या होगा, सिनर्जिड होगा। सिनर्जिड के अंदर क्या थे बच्चों, सिनर्जिड के अंदर थे फिलीफॉर्म एपरेटस। लेट मी मेक इट अगेन। ये माइक्रोपाइल वाला एरिया है। तो जो मेरा पोलन ग्रेन यहाँ से जर्मिनेट हुआ था, अब वो पोलन ट्यूब के फॉर्म में ऐसे करके इधर के से एंटर हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे दो मेल गैमेट्स होंगे सबसे पहले और उसके पीछे ट्यूब न्यूक्लियस होगा। अब फिलीफॉर्म एपरेटस का काम हमें पता है क्या होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस सर्व द फंक्शन ऑफ गाइडिंग द पोलन ट्यूब एंड द मेल गैमेट्स। ठीक है, इसके थ्रू बर्स्ट होकर यहाँ से मेल गैमेट एक तो इधर फ्यूज करेगा एक सेल के साथ और दूसरा वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ फ्यूज करेगा। ठीक है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस इसको गाइड करेगा, यानी किसको गाइड करेगा, पॉलिट्यूब को गाइड करेगा। ठीक है, ये होता है 60% एंजियोस्पर्म फैमिलीज के अंदर आफ्टर पॉलिनेशन। अब 40% के अंदर क्या हो रहा है, ये रही मेरी पॉलन ग्रेन। इनके अंदर 40% के अंदर ऑलरेडी जनरेटिव सेल डिवाइड हो चुका होता है दो मेल गैमेट के अंदर। तो उस टाइम पर ये डायरेक्टली ट्यूब न्यूक्लियस के अंदर दोनों मेल गैमेट जाते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ फर्दर डिवीजन। बट यहाँ पर डिवीजन कब हो रहा है, मेल गैमेट्स का डिवीजन। मेल गैमेट्स बन किस रहे हैं, मेल गैमेट्स जनरेटिव सेल से बन रहे हैं कब, इनसाइड द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जब ग्रो करेगा तब ये दोनों मेल गैमेट बनेंगे, बट इसमें पहले से बन चुके हैं। अब ये केवल अपनी एंट्री लेंगे और ओव्यूल के अंदर जाएंगे माइक्रोपाइल के अंदर। ठीक है, the pore from where the pollen tube enters the ovule is called micropyle। तो ये हो गए मेरे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। ये वाली चीज याद रखिएगा, pore from which pollen tube enters ovule is called micropyle। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, ये 60% का केस और 40% एंजियोस्पर्म्स का केस। अब बच्चों पोलन जर्मिनेशन आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, कुछ प्लांट्स होते हैं, चिकपी हो गया, चिकपी हो गया और विंका हो गया, बल्सम हो गया, इन सब की पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन हम चेक कर सकते हैं स्लाइड पे करवाकर। हम साइड में पॉलन, जैसे हमारी माइक्रोस्कोपी स्लाइड है, इस पे हम पॉलन टेस्ट करवाएंगे इसके एंथर से। अब पॉलन जर्मिनेशन के लिए कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए होता है, उसके लिए 10% शुगर सॉल्यूशन होता है। बच्चों 10% शुगर सॉल्यूशन के अंदर आपके पास बोरिक एसिड जरूर होना चाहिए, प्लस योर बोरिक एसिड, क्योंकि बोरिक एसिड बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है फॉर पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ। ठीक है, 10 to 15 मिनट से जल्दी हो जाएगा, 15 to 30 मिनट्स में हमारी पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन हो जाएगा। तो वी कैन ऑब्जर्व पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑल्सो ऑन द माइक्रोस्कोप स्लाइड। बोरिक एसिड का इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं, तो बोरिक एसिड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है पॉलन जर्मिनेशन के लिए। So this completes our pollen crystal interaction. It is a dynamic process and it is a result of continuous chemical dialogue between pistil and stigma. No, between pollen and pistil. ठीक है, ये हो गया क्योंकि स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ पिस्टल ओवल। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो जो पॉलिनेशन के बाद क्या होगा हमें पता है, सबको पता है, फर्टिलाइजेशन होती है। एक मेल गैमेट एग सेल से चूज करता है, दूसरा मेल गैमेट ट्यूब न्यूक्लियस सॉरी पोलर न्यूक्लिया के पास जाता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि फार्मर्स और बच्चों क्या होता है, अब
ब्रीडर को ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि एक सुपीरियर वैरायटी होनी चाहिए प्लांट की, जिसमें कि डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन हो। जैसे कि कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के अंदर की डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई यील्डिंग होना चाहिए, एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि ड्रॉट हो गया, वाटर स्कैर्सिटी हो गई, इन सबसे थोड़ा कम इफेक्ट होना चाहिए मेरा प्लांट। तो इसके लिए ब्रीडर क्या करते हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, जिसके थ्रू दो डिफरेंट प्लांट्स के डिजायरेबल ट्रेट्स कंबाइन हो जाते हैं, एक सुपीरियर वैरायटी बन जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये इंपॉर्टेंस होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होगा इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन में क्या होता है, जब हमारा फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मीन्स इसके अंदर मेल स्टेमन भी है एंड पिस्टल भी है, तो इस केस में क्या होगा, इसके अंदर ऑटोगैमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब पॉलन इसका इसी के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऑटोगैमी ही बनेगा, ऑटोगैमी ही पॉसिबल है इसमें ज़्यादातर। इसकी वजह से जो कॉम्बिनेशन हैं वो सेम रहे, वो नए सुपीरियर वैरायटी हम नहीं डेवलप कर सकते इसमें। तो अब क्या करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए बर्ड स्टेज में हम एंथर को कट कर देंगे। एंथर को रिमूव कर दिया बिफोर इट्स मेच्योरिटी, और बर्ड स्टेज है क्योंकि, है ना। अब एंथर रिमूव कर दिया तो केवल केवल पिस्टल बचा। अब पिस्टल पे प्रोबेबिलिटी है कि हम कोई और पॉलन टेस्ट करवा सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे, अब एंथर को रिमूव करने के बाद हम करेंगे बैगिंग। सी इमेस्कुलेशन इज ओनली फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, समझ रहे हैं, याद रखिएगा, ओनली फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर एंथर होगा या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर पिस्टल होगा। एंथर वाले केस में एंथर है, अगर एंथर है तो एंथर को रिमूवल करने की जरूरत नहीं है, कि केवल पिस्टल है तो पिस्टल का रिमूवल की जरूरत नहीं है। सो इमेस्कुलेशन इज ओनली रिक्वायर्ड इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, अब हमारे पास केवल पिस्टल बची है, वो भी कौन से स्टेज में, बर्ड स्टेज में। तो हम क्या करेंगे, इसकी मैच्योरिटी तक इसको हम बैक कर देंगे इन द बटर पेपर और इन काइंड ऑफ बटर क्लॉथ, ठीक है। इसको बंद रखेंगे, जैसे जैसे फ्लावर ग्रो करेगा और ये स्टिग्मा की मैच्योरिटी आ जाएगी, जब स्टिग्मा मैच्योरिटी गेन कर लेगा उसके बाद हम इसकी डीबैगिंग करेंगे, मीन्स हम उसको खोल देंगे और अपनी फॉरेन पॉलन, जो भी हम डिजायरेबल पॉलन डस्ट करवाना चाहते हैं, वो इसके ऊपर हम डस्ट करवा देंगे, पॉलिनेशन का इवेंट करवा देंगे इससे, ठीक है। अब इसके अंदर वापस पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन होगा, जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब का जनरेशन होगा, ये ग्रो करेगा एंड देन फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डी वैगिंग कराने के बाद, मतलब मैंने पॉलन ग्रेन अपनी डस्ट करवा दी, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है री वैगिंग। डस्ट करवा दिया हमने, फर्टिलाइजेशन होने लगी, फर्टिलाइजेशन हो गई, अब इसके बाद हम इसको रीवैक कर देंगे वापस से, सो दैट द फ्रूट इज अलाउड टू डेवलप, ठीक है। अगेन द फ्लावर इज कवर्ड और बैग्ड एंड द फ्रूट इज अलाउड टू डेवलप। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के केसेस में आपको दो मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो इमेस्कुलेशन के रिगार्डिंग ही आता है, कि इमेस्कुलेशन किसके लिए रिक्वायर्ड है, इमेस्कुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इमेस्कुलेशन is not required for unisexual flowers. ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।